हेलो। नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। तो टॉपिक का निर्वाचन मैंने ऐसे किया कि मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आते रहते हैं और वहाँ से कुछ कुछ जो है थोड़ा यूनिक टाइप का कमेंट्स होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं कह रहा था कि मैं अपना रियलिटी वाला सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। तो वैसा ही एक कमेंट के सूत्र पकड़ के उस रेफरेंस में मैं आज एक नया रियलिटी आपके सामने में रिवील करूंगा। क्या होता है ना कि अक्सर कुछ टॉपिक्स होता है जिसके बारे में स्टेनोग्राफर स्टेनो से रिलेटेड जितने भी चैनल्स है या जो भी वीडियोस यूट्यूब में आते हैं तो वो सब टॉपिक्स के ऊपर जनरली नहीं वीडियो बनाया जाता है। तो उसका बहुत टाइप का कारण हो सकता है, क्योंकि पहला तो वो सब टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा रेयर टॉपिक होता है, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन अटेंशन ज़्यादा उसमें नहीं आएगा, तो व्यूज़ जनरेट कम होता है। तो शायद इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनता है। और दूसरा चीज़ है कि वैसे ही स्टेनोग्राफर्स जो है बहुत सीमित कैडर के होते हैं, बहुत लिमिटेड कैडर के हैं। और स्टेनो एग्ज़ाम ज़्यादातर लोग जो है अपने अपना वोकाबुलरी अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए देते हैं, ना कि स्टेनो बनने के लिए। ठीक है। तो ये सब कारण की वजह से स्टेनो से रिलेटेड जो वीडियोस बनता है ना उसका रीच काफ़ी लिमिटेड होता है। तो लोग जो है अक्सर वैसा ही वीडियो बनाना पसंद करते हैं जिसका रीच थोड़ा उसमें भी थोड़ा बेटर होगा। जैसे कोई एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक बात बना दिया या इंग्लिश स्पेसिफिक रीजनिंग स्पेसिफिक इस टाइप का वीडियो का फिर भी रीच अच्छा खासा होता है। लेकिन अंदरूनी जो टॉपिक्स होता है स्टेनोग्राफी का, आशुलिपि का जो अंदरूनी टॉपिक होता है ना उसके ऊपर व्यूज तो और भी कम होगा भैया। ज्यादातर कौन देखेगा? जो रियल स्टेनोग्राफर होगा, जिसको वो इश्यूज फेस कर रहा है, जिसका दिमाग में ये सब चीज घूम रहा है कि भैया आगे भी करना है नहीं करना है, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अब देखिए, मेरा बनाने का शुरू से मकसद ये था कि मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मिसकंसेप्शंस है, जो डार्क एरियाज है, उसको मैं एनलाइटन करूंगा, उसको मैं प्रकाशित करूंगा, उद्भासित करूंगा। और ये चीज़ हमेशा से मेरे मोटिवेशन जो है इसी चीज़ से आता है और मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है। तो आज का टॉपिक है स्टेनोग्राफी। जो स्टेनो है, आशुलिपि है, क्या वो नौकरी मिलने के बाद भी लिखना होता है? क्या जॉब लगने के बाद भी परमानेंट आपका जैसे पोस्टिंग हो गया, आप कहीं ज्वाइन कर लिया, आपका पोस्टिंग हुआ, उसके बाद भी क्या आपको स्टेनो लिखने का जरूरत पड़ेगा? हाँ या ना? या आप जो है स्टेनो बिल्कुल आराम से आप छोड़ दोगे और आप दूसरा चीज करोगे, है ना? तो ये सवाल मेरे पास अक्सर आया है, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है। तो ये क्वेरी एक टाइप से देखिए, इसमें बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, मैं एक एक करके इस क्वेरी के पॉइंट्स में आऊंगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का सवाल देने के लिए मैं किस तरीके से एलिजिबल हूँ, वो ये मेरा ड्यूटी है, वो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ। मैं राहुल सिद्धांता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैं होप करता हूँ 50% मुझे जानते होंगे। मेरे वीडियोस कुछ साल से मैं बना रहा हूँ, और बाकी 50% या उससे ज़्यादा हो सकते हैं जो मुझको नहीं जानते हैं। मैं स्टेनोग्राफर हूँ, स्टेनोग्राफी का नौकरी करता हूँ मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार में। फिलहाल मैं ग्रेड 2 डेजिग्नेशन है मेरा, और मैं PA2 डायरेक्टर पोस्ट में हूँ। और मैंने जब ज्वाइन किया था मैं PA2 DIG था। मैं दिल्ली में नौकरी किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे अभी कोलकाता में मैं पोस्टेड हूँ। तो अपना ये जो कार्यकाल है ये बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड भी नहीं है। तो मेरे पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट एक्सपोजर है, जिससे मैं इस सवाल का लॉजिकली और फ्यूचरिस्टिक वे में मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। ठीक है। तो पहला चीज ये, जो सवाल है ना ये अपने आप में फॉल्टी है। ठीक है। अगर आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या मुझे नौकरी मिलने के बाद भी स्टेनो करना पड़ेगा, देखिए इसमें ये चीज प्रतीत होता है ना कि स्टेनो आपके ऊपर एक बर्डन है। आपको क्या ये एक बर्डन लगता है या बर्डन सा आपको फील होता है स्टेनो करने में? आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो? देखिए,
एंजॉय मतलब ये नहीं कि सिनेमा देख रहे हो कि क्या म्यूजिक सुन रहे हो वैसा एंजॉय करोगे, या गर्लफ्रेंड के साथ डेट में जा रहे हो वैसा एंजॉय करोगे, नहीं। स्टेनो का अपना एक अलग फील होता है, उसका अपना एक अलग अट्रैक्शन होता है, मजे होता है। उस चीज का क्या आप लुत्फ उठा पा रहे हो जब आप शॉर्ट हैंड करते हो? पहले तो हमको एक रूटीन में लाना होता है, एक डिसिप्लिन वे में शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करना होता है। धीरे धीरे जैसे शॉर्ट हैंड के साथ आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, तो क्या वो एक फॉन्डनेस क्रिएट होता है, एक आपके और शॉर्ट हैंड के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, क्या वो चीज नहीं हो पा रहा है? अगर वो बॉन्डिंग आपके अंदर मिसिंग है, तो आपका और शॉर्ट हैंड का रिलेशन जो है कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर आप स्किल क्लियर कर दिए, जो कि मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि जितने लोग स्किल क्लियर करते हैं ना, उनका टू अ सर्टेन लेवल शॉर्ट हैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जरूरी है। अगर आप स्किल क्लियर करना चाहते हो, शॉर्ट हैंड के साथ आपका बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा होना चाहिए। जो स्किल क्लियर करेगा उसका उसका जो स्किल है, उसका शॉर्ट हैंड का जो आर्ट है, उसके हाथ में पूरा समाया हुआ रहता है। कहीं से भी कोई भी स्पीड, कोई भी फ्लक्चुएशन वो टॉलरेट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। इस लेवल का उसके पास पारदर्शिता है, टैलेंट है, स्किल है, तभी वो एसएससी स्किल क्लियर कर रहा है या कोर्स स्किल क्लियर कर रहा है। तो इस एक्सपर्टीज को पाने के लिए शॉर्ट हैंड के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बॉन्डिंग है ना, वो ठीक ठाक होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पागलों की तरह टूट के प्यार करना पड़ेगा, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपके साथ उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप शॉर्ट हैंड को झेल पाओगे, ठीक है ना। ये हो गई पहली चीज। दूसरा चीज ये कि जब आपका सही में ठीक ठाक बॉन्डिंग है शॉर्ट हैंड के साथ, आपका दिमाग में ये सवाल आएगा ही नहीं कि क्या नौकरी के बाद मुझे करना पड़ेगा या नहीं। जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनके पास अभी टाइम है। आप शॉर्ट हैंड को सीरियसली लीजिए और रिलीजियसली उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ अपना अटैचमेंट बढ़ाइए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है, स्किल में आपको दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, ठीक है। तीसरा चीज ये कि शॉर्ट हैंड आपको लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। कैसे? मैं अपने उसमें बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में मैं नौकरी करता था डीआईजी सर के पास, डीआईजी हर दिन 2 से 3 डिक्टेशन डीआईजी सर देते थे। कभी कोई चिट्ठी का रिप्लाई बनाना हो गया, कभी कोई मीटिंग आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उसमें ज्यादातर या तो वो मुझे बिठा देते कि बैठिए, उनके सामने मैं बैठता था, वो चिट्ठी देख के वो मुझे बताते थे, मैं डिक्टेशन नोट करता था। कभी कभी वो मुझको डायरेक्ट अपने पास बुला लेते थे और अपना सिस्टम मेरी तरफ करके मुझे दे देते थे पूरा कंट्रोल, और वो बताते थे और मैं उसमें डायरेक्ट टाइप करता था। ये हो गया। कभी कभी ये होता है कि वो मुझको रेफरेंस वगैरह बता देते थे और पॉइंट्स बता देते थे, उसके ऊपर उसको बना के प्रॉपरली ऑफिशियल फॉर्मेट में ढाल के उसको मैं खुद बाकी मैं बनाता था। वो जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया, थोड़ा मेरे अंदर एक्सपीरियंस बन गया कि ऑफिशियल काम कैसा क्या होता है, तो तब साहब जो है मुझको ऐसे बताना स्टार्ट कर दिए कि ऐसे ऐसे ना इसका ऐसे रिप्लाई बना दो राहुल। तो मैं वैसा मैं बना देता था, उनको दिखाता था, तो ज्यादातर टाइम करेक्शन कम होता था, एक चांस में वो साइन हो जाता था। ये मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज के लिए कि मुझे हमेशा सीनियर ऑफिसर से और मेरे जो सीनियर कलीग है, सीनियर पीएस मैडम है, तो उनसे मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे काम सिखाया है और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके सामने ये सब चीज़ शेयर कर पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये एक्नॉलेज नहीं करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ, कोई भी मेरा जूनियर आएगा आगे, मैं हमेशा उन लोगों को मैं सिखाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर, ऐसे देख, यहाँ से रेफरेंस ले और इस लैंग्वेज में बना। मैं हमेशा करता हूँ, बताता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी गाइडेंस बहुत मिला हुआ है। तो ये बात है। तो वहां पे दिल्ली में मुझे बहुत डिप्रेशन मिलता था, लेकिन जैसे ऑफिसर चेंज हो गया ना, अब देखिए पीए के साथ एक ऑफिसर तो लाइफ टाइम अटैच नहीं रहता है। सीनियर ऑफिसर ज्यादातर डेपुटेशन में जो आते हैं उनका 5 साल का डेपुटेशन होता है, या 3+1+1 का डेपुटेशन होता है, या 5+1+1 का डेपुटेशन होता है, यानी 5 से 7 साल से ज्यादा वो नहीं रह सकते।
अगर वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये सब तो टेक्निकल चीज है, इसके लिए मुझे अलग ही फुल फ्लेजेड वीडियो बनाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट का ये सब टर्म है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो वो सब मैं अलग बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जनरली 5 से 7 साल से ज्यादा कोई ऑफिसर आपके साथ नहीं रह पाएगा अगर वो डेपुटेशन में आया हुआ है। तो अगर ऑफिसर उसी कैडर का परमानेंट ऑफिसर है तो वो ज्यादातर आपके साथ वो रह पाएगा। तो सीनियर ऑफिसर चेंज होता रहता है और हर ऑफिसर का काम करने का स्टाइल अलग होता है। तो फॉर श्योर ये कभी नहीं हम बता सकते कि आपको जो है हमेशा स्टेनो लिखना ही पड़ेगा या स्टेनो लिखने का आपको मौका मिलेगा। मैं ऐसे नहीं बताना चाहता कि स्टेनो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ना स्टेनो थोड़ा लग रहा है कि साला बोझ है कोई, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए। आपको अगर कभी भी मौका मिले ना, आप शॉर्ट हैंड में लिखो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और इससे आप लिखोगे ना, जब आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे तो मन ही मन में थोड़ा एक आपका रिविजन हो जाएगा, थोड़ा वो प्रैक्टिस हो जाएगा, जो आपका ब्रेन के मसल मेमोरी में थोड़ा फिट बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग देखिए हमेशा हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, जो ऑफिस में पीए का काम करते हैं या दूसरा कोई भी काम करते हैं, टाइपिंग का प्रैक्टिस रहता है, लेकिन शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस भी रहना जरूरी है। क्योंकि मानो कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम आ गया, कोई एडवांस इंक्रीमेंट का एग्जाम आ गया, तब आपको अलग से फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बीच में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो आपको वो चीज पकड़ने में, उसको रिटेन करने में आसानी होगी, समझ रहे हो। तो ऑफिसर टू ऑफिसर वैरी करता है। ऑल दो आप कोशिश कीजिए कुछ भी डिक्टेशन मिले, अगर वो स्लो भी हो उसको आप शॉर्ट हैंड में लीजिए। हाँ, लॉन्ग हैंड में आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे ना तो उसका थोड़ा आपका प्रैक्टिस आपका जारी रहेगा, और वो चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, शॉर्ट हैंड जो एग्जाम होता है ना, स्किल निकालने के लिए उसमें हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब जॉब लग जाता है उसके बाद धीरे धीरे जो है सभी को पीए का जॉब नहीं मिलता है। बहुत लोग जो है जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनको अलग दूसरा क्लरिकल काम दिया जाता है, टेबल वर्क दूसरे टाइप का क्लरिकल काम दिया जाता है। कोई एसओ के लेवल में, असिस्टेंट के लेवल में भी काम करता है, कोई अकाउंट्स में करता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट में करता है। तो देखिए, छोटा छोटा जो ऑफिस है ना, वो ऐसे वो लोग नहीं कर पाते कि हाँ स्टेनो को एग्जैक्ट आपको स्टेनो का ही काम मिलेगा, क्योंकि वो छोटा ऑफिस है, उसमें ऑलरेडी बहुत वैकेंसी है, बहुत पोस्ट उसमें ऑलरेडी खाली चल रहा है। तो वो लोग देखते जब कोई नया स्टाफ आता है ना, तो उनको जो है अलग टाइप का काम दिया जाता है, एमएससीपी बनाने का काम, डेपुटेशन का काम, प्रमोशन डीपीसी का काम, ये सब भी काम है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अंदरूनी काम होता है, जो ऑफिस चलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब काम भी आपको जो है बताया जा सकता है। तो उस टाइम में आपका स्टेनो करने का जो मौका है आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है, नहीं मिल पाता। तो ये चीज है, ये आपको वर्क प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आप जिस ऑफिसर के साथ अटैच हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जॉब लगने के बाद भी आपको स्टेनो करना पड़ेगा या नहीं। लेकिन मैं कहूंगा हमेशा आप स्टेनो के साथ जुड़े रहिए, जब भी मौका मिले, जब भी चांस मिले, एक आध डिक्टेशन आप लेते रहिए, और अपने आप को जो है शॉर्ट हैंड के साथ हमेशा कनेक्टेड रखिए, लिंक्ड रखिए। क्योंकि ये एक कला है, बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर एक आर्ट है। और मुझे लगता है कि जब आप स्टेनोग्राफर हो, बाय प्रोफेशन, बाय डेजिग्नेशन आप स्टेनोग्राफर हो, तो आपको स्टेनो आना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप स्टेनो पूरा भूल जाए ना, तो वो आपके अपने आप खुद से ईमानदार नहीं हो, यही चीज जो है प्रतीत होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा स्टेनो के साथ, शॉर्ट हैंड के साथ आप जो है अपनापन बना के रखिए, और इसको पॉजिटिवली देखिए। ये कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, लोड नहीं है। एक बार नौकरी मिल जाएगा तो बाकी सब तो मैनेज हो ही जाएगा। तो कोई निकालने वाला आपको नहीं है कि इसको शॉर्ट हैंड नहीं आता या इसको निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने एग्जाम क्रैक करके नौकरी लिया तो आपका नौकरी रहेगा, लेकिन आपके मन में थोड़ा प्यार रखिए स्टेनो के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, इसको बचा के रखिए अपने अंदर, ठीक है ना। चलिए, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। बाय।